श्रद्धा मर्डर केस के बारे में पिछले 2 हफ्ते से लगातार चर्चा हो रही है। अलग अलग चैनल्स पर आप नई नई कहानी सुन रहे हैं, लेकिन सीधी बात कोई नहीं कर रहा। इन कहानियों में कितना सच है, ये कहानियां इस केस में सबूत के आधार पर कितनी खरी हैं, ये कोई नहीं बता रहा। सब एक नई कहानी रोज लाते हैं, रोज एक नई कहानी सुनाते हैं। आफताब को उसके गुनाह की सजा मिल पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको मीडिया में हर जगह बताया जा रहा होगा कि पुलिस के पास हर दिन कुछ ना कुछ हाथ में आ रहा है। आपको लग भी रहा होगा कि पुलिस को इस केस में बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 16 दिन बाद भी पुलिस की जांच वहीं पर अटकी है जहां से जांच शुरू हुई थी। सबसे पहले आपको केस का अपडेट बता देता हूं। आफताब का पिछले हफ्ते से चल रहा पॉलीग्राफ टेस्ट कल खत्म हो गया। अब जल्दी ही उसकी रिपोर्ट पुलिस को मिल जाएगी और यह टेस्ट कितनी मददगार साबित होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पुलिस के सोर्सेस कह रहे हैं कि इस टेस्ट में पुलिस को कुछ बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। आफताब ने कई सवालों का ठीक तरह से जवाब भी नहीं दिया है। इतना शातिर है वो, बैठ के पॉलीग्राफ टेस्ट में बोल देगा। अब पुलिस कल यानी 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट करेगी आफताब का। नार्को टेस्ट से पहले आफताब के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए गए हैं। ये नार्को टेस्ट पुलिस के लिए कितने मददगार साबित होंगे, इस पर भी कई सवाल। पुलिस को इस बात की आशंका है कि अगर नार्को टेस्ट फेल हो गया तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मदद ली जा सकती है। इसलिए दिल्ली पुलिस अब आफताब की ब्रेन मैपिंग टेस्ट की भी तैयारी कर रही है। मतलब पुलिस को लग रहा है कि शायद नार्को भी ना चले तो ब्रेन मैपिंग करो। इस टेस्ट में आफताब के दिमाग में चल रही हलचल को देखा जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रेन मैपिंग टेस्ट से आफताब के दिमाग के अंदर होने वाले बदलावों को देखा जाएगा। वो कितना झूठ बोल रहा है, क्या छुपा रहा है, इन बातों को पता लगाया जाएगा। अब अगर पुलिस अभी तक अलग अलग टेस्ट से आफताब कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ, यही पता लगाने की कोशिश कर रही है, तो इसका सीधा मतलब तो यह है कि वो सच नहीं बोल रहा है, 100% सच नहीं बोल रहा। पुलिस खुद कंफ्यूज है कि ये कितना सच बोल रहा है, तभी ना ये सब टेस्ट हो रहा है, नहीं तो क्या जरूरत थी। तो मामला तो बहुत फंसा हुआ है और आपको फंसा दिया गया है अलग अलग रोचक कहानियों में। आज ये हुआ, कल वो हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और इसमें पुलिस को टाइम भी मिल जा रहा है। अगर ये कहानियां नहीं होती तो पुलिस पर दबाव बन जाता, रोज पूछा जाता क्या हुआ क्या हुआ। आप कहानी में फंसे हुए हैं। पुलिस की जांच का सार समझिए। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका, नार्को होने वाला है, ब्रेन मैपिंग की तैयारी चल रही है। क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वो अंधेरे में डंडा चला रही है? इन सभी टेस्ट से पुलिस को जांच में कुछ मदद मिलने की उम्मीद रही होगी, लेकिन कोर्ट ने इनका कोई ठोस आधार नहीं होगा। इसमें निकल भी आए नार्को टेस्ट में, बोल दे सब कुछ, तो भी कोर्ट में नहीं टिकता, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। फिलहाल पुलिस एक और कोशिश कर रही है और उसे उम्मीद है कि ब्रेन मैपिंग से कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले ब्रेन मैपिंग क्या होता है अब ये सुन लीजिए, ये नई चिड़िया क्या है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में संदिग्ध को ना तो कोई दवा पिलाई जाती है, ना कोई इंजेक्शन लगता है जैसा नार्को में होता है। सिर्फ ब्रेन मैपिंग टेस्ट लैब में एक कुर्सी पर बिठाया जाता है और संदिग्ध के सिर पर एक हेलमेट जैसा दिखने वाला हेडबैंड लगा देते हैं और इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। यह मशीन ब्रेन की तरंगों को रीड करती है, जिसका आउटपुट एक कंप्यूटर पर मिलेगा, जिसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये जो देख रहे हैं, आफताब की फोटो आ रही है और उसके नीचे जो सिर पे लगा हुआ है, इसी तरीके का लगा रहेगा। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन होती हैं, इनके जरिए शरीर के सभी हिस्सों में से दिमाग तक और दिमाग से सभी हिस्सों तक मैसेज आता जाता है और ये तरंगों में होता है। ब्रेन मैपिंग में इन्हीं ब्रेन वेव्स यानी तरंगों को मॉनिटर किया जाता है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग डिवाइस दिमाग के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की स्टडी करता है। मतलब ये जो तरंग है कितना ऊपर नीचे हो रहा है, सामने से ठीक दिख रहा है लेकिन दिमाग में हलचल है कि नहीं, ये सब पता चले। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आरोपी को वारदात से जुड़ी चीजें, तस्वीर वगैरह दिखाते हैं। इनको देखने के बाद आरोपी का दिमाग जिस तरह रिएक्ट करता है उसकी स्टडी की जाती है। इस टेस्ट से यह पता चलेगा कि अपराधी कितना सच बोल रहा है और क्या छुपा रहा है। लेकिन यह भी फूल प्रूफ नहीं है कि 100% पता ही चल जाएगा, और कोर्ट में तो चलता ही नहीं। अगर कल आफताब के नार्को टेस्ट से कोई ठोस क्लू नहीं मिलता है तो ब्रेन मैपिंग के लिए अदालत से परमिशन मांगी जाएगी। यानी पुलिस खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि कल नार्को टेस्ट में क्या मिलेगा। सारी उम्मीद अब कहां जाके टिकी है? साइंस पर। सारी उम्मीद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर टिकी हुई, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी तक उसे 13 हड्डियां मिली हैं, जबड़े का पार्ट मिला है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं है कि हड्डियां किसकी हैं। मिल तो गई हैं, लेकिन श्रद्धा की हैं या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं।
डीएनए टेस्ट से पता चलेगा, जिसकी अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई है। पुलिस को गुरुग्राम से भी कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं ये भी अभी तक पता नहीं, ये भी डीएनए टेस्ट से पता चलेगा। कुछ हथियार मिले हैं, जैसे 5 धारदार चाकू, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि इन हथियारों से श्रद्धा की हत्या की गई है या नहीं। पुलिस को आफताब के फ्लैट में बाथरूम, किचन, बेडरूम तीनों जगह से खून के निशान मिले हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि वह बेडरूम में उसका गला घोट के मारा तो खून कहां से आया? अगर बाथरूम में पानी बहा बहा के शरीर को काटा तो कैसे खून रह गया? और कहा गया केमिकल लाके धोया तो कैसे बच गया? अभी तक खून के निशान किसके हैं यह भी नहीं पता, यह फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा। यानी आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े मिलने की भी बातें हैं। पुलिस को आशंका है कि ये वही कपड़े हैं जो वारदात के वक्त इस्तेमाल हुए, लेकिन अभी कुछ भी पुख्ता नहीं है, सीएफएसएल की रिपोर्ट से साफ होगा। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस आदमी ने बॉडी इधर उधर निपटा दी वो कपड़े लेकर बैठा रहा। कुल मिलाकर ये पूरा केस साइंटिफिक जांच पर टिका हुआ है कि ये रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट आ गई, सीएफएसएल से रिपोर्ट आ गई, फलाना रिपोर्ट आ गई, डीएनए रिपोर्ट आ गई तो शायद कुछ हो पाए, और रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर किसी ऐसे मर्डर केस में जिसमें मर्डर हाल ही में हुआ हो, उसमें फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट 3 से 5 दिन में आ जाती है। और जबकि इतना प्रेशर हो तो पुलिस कहती है थोड़ा जल्दी दे दीजिए, तो 3 से 5 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन मर्डर का यह केस 6 महीने पुराना है। खून के धब्बे जो मिले हैं वो काफी पुराने हैं और काफी कम मात्रा में। हड्डियां जो मिली हैं उनमें बोन मैरो नहीं है, जिससे डीएनए मैच आसानी से हो जाता है, इसलिए सिर्फ हड्डियों के जरिए डीएनए मैचिंग में देरी हो रही है। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि केस से जुड़ी जांच का वर्कलोड ज्यादा होने से भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी होती है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है जो आप सभी को समझनी होगी कि इस केस में जो हड्डियां मिली हैं, जो खून के धब्बे मिले हैं, पहले तो यह कंफर्म करना होगा कि ये एक ही इंसान के हैं भी या नहीं। तेरा हड्डी मिल गई, तेरा की तेरा श्रद्धा की है भी या नहीं ये भी नहीं पता, अभी एक भी श्रद्धा की है या नहीं ये भी नहीं पता। जब यह पता चल जाएगा कि हड्डियां और खून के धब्बे एक ही इंसान के हैं, तब फिर पिता के डीएनए से मैचिंग की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि ये हड्डियां और खून के धब्बे श्रद्धा के ही हैं या नहीं। इतनी प्रक्रिया के बाद ही यह तय हो पाएगा कि श्रद्धा की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस को यह साबित करना होगा कि श्रद्धा का मर्डर हुआ और आफताब ने ही उसका मर्डर किया।